गुड मॉर्निंग आशीष। और आपने बागबान फिल्म देखी होगी, उसमें एक बच्चन साहब ने डायलॉग कहा है कि किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जब उम्मीदें टूटती है तो बड़ा दुख होता है। तो ये चीन के निवेशकों पर ये बड़ा सही लागू बैठता है, क्योंकि पहले भी उन्होंने उम्मीदें लगा रखी थी कि बहुत बड़ी स्टिमुलस की घोषणा होगी, ये होगा वो होगा, पहली बार भी नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री साहब वहाँ के कुछ घोषणाएं करेंगे, वो भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा तो सही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि अब सरकारी कर्ज जो है वो बढ़ाया जाएगा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जो उनका प्रॉपर्टी सेक्टर है उसे राहत दी जाएगी। मगर जो एक बड़े स्टिमुलस के फिगर की जो आशंका थी, हम शुक्रवार को भी बात कर रहे थे इस बात की कि कुछ $300 बिलियन के करीब का कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, वो नहीं हुआ। वो एक फिगर एक्शन नहीं हुआ। ऑल टॉक नो एक्शन, वो एक चीज़ चीन से निराशा बनी हुई है। और चीन के बाजार भी अभी खुले हैं, शुरुआत तो अच्छी मजबूत हुई लेकिन अब थोड़े से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे और स्टिमुलस देंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया है कि कुछ सब खत्म? जो ब्रोकरेजेस है वो अब तक उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। जो HSBC ने एक नोट कही है, उन्होंने कहा है कि अभी भी वो 18 से 20% की अपसाइड देखते हैं यहाँ से बाजारों, हाँ यहाँ से। और नोमुरा ने जो कहा है वो कहा है कि अब जो फोकस है वो NPC, जो चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है, वहां पर अब फोकस होगा, जो इस महीने के अंत में होगी। वहां पर अगर कोई बड़ा स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हो सकता है, अगर वो हुआ तो उनका जो बुल केस का जो टारगेट है CSI 300 पे, वो भी उसे ओवरशूट कर सकता है, ये नोमुरा का मानना है। तो फिलहाल चीन से कोई बड़ा स्टिमुलस नहीं आया है और उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में गिरावट आई है, मेटल्स की कीमतों में गिरावट आई है। तो एक वहां से चीन से निराशा निकल कर आई है। मगर बाकी के जो बाजार है, लेकिन आप एक CSI 300 को भी आप देखें तो वहां पे एक पहले से एक बात, शायद वो प्राइसिंग कर रहे थे, चाइना का बेंचमार्क जो इंडेक्स है, जो अपन शंघाई कंपोजिट दिखाते हैं, वही है वो क्या? नहीं, वो अलग है। और CSI 300 अलग है। आप 18 सितंबर को CSI 300 ने एक लो बनाया था 3145 का, 3100 का। फिर एक रैली शुरू हुई इस उम्मीद में कि स्टिमुलस आएगा, छुट्टी पर जाने से पहले रिकॉर्ड बने, और छुट्टी से वापस आने के बाद भी 8 अक्टूबर को CSI 300 ने एक रिकॉर्ड बनाया था 4450 का। और शुक्रवार आते आते वो ऑलरेडी 500-600 पॉइंट उससे ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो एक उम्मीद ऐसी थी कि हाँ, अब शायद स्टिमुलस इस वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आए, लेकिन NPC में शायद अनाउंस हो जाए। तो अभी भी चीन में वो अनसर्टेनिटी, अभी मुसीबत टल गई, अपने लिए तो टल गई है, मगर उनके लिए शायद सरदर्द बनी रहेगा, जब वो बना रहेगा। ठीक है। मगर बाकी के बाजार जो है ग्लोबली तो अच्छे हैं। US के मार्केट्स का हैंडओवर आपने जैसे कहा अच्छा था, मार्केट्स अच्छे थे। डाउ और S&P 500 दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। 5वां हफ्ता लगातार पॉजिटिव वीकली गेन्स थे। और वो क्यों हुआ? अब नैस्डैक 2% रिकॉर्ड हाई से दूर है, मगर वो अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि टेस्ला के शेयरों में फ्राइडे को बड़ी गिरावट हुई। उनकी रोबो टैक्सी की जो अनाउंसमेंट, जो लॉन्च था, वो अच्छा नहीं रहा वो निवेशकों के हिसाब से। तो 9% शेयर गिरे, शायद निवेशकों को मज़ा नहीं आया। तो वो एक चीज़ है। मगर JP मॉर्गन के अर्निंग्स अनुमान से अच्छे थे, तो स्टॉक वहाँ पर 4% ऊपर था। वेल्स फार्गो के मिले जुले नतीजे थे, प्रॉफिट जो मुनाफा था वो अनुमान से बेहतर था, मगर नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो गिर कर आई। मगर वेल्स फार्गो के शेयरों ने अच्छा है, मुनाफा अच्छा है, तो शेयर होल्डर्स ने उसे रिवॉर्ड किया 6% ऊपर। मूड ऐसा हो गया था, अदरवाइज रिजल्ट्स मिले जुले थे। मगर मैक्रो डेटा में भी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अनुमान से बेहतर था, और उस वजह से अब जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब अपना जो होलसेल इन्फ्लेशन आता है, वैसे उनका PPI। ओके, बिल्कुल। तो उस तरह से एक जो सस्पेंस बना हुआ था कि अब फेड क्या करेगा, वो भी अब थोड़ा थोड़ा खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो फेड वॉच टूल है, जो अनुमान लगाते हैं कि कब कितने ब्याज दरें कटेंगी, तो फ्राइडे को हम कह रहे थे कि 85% प्रोबेबिलिटी है 25 बेसिस पॉइंट्स की, अब वो 90% हो गई है। ऑलमोस्ट सर्टन ये हो चुका है कि अब 50 ना सही 25 के 2 भी हो जाएंगे तो ठीक है। बाजार ने अभी पचा लिया, अभी मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो UBS ने भी कह दिया है कि अब S&P 500 दिसंबर आते आते 5900 तक जाएगा, 5800 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, और जून 2025 तक 6200 तक जा सकता है। अब तेल की कीमतों में गिरावट तो आई है, मगर वो जो इजराइल की जो डर की आप बात कर रहे थे, उस 2 हफ्ते हो गए, लेकिन 2 हफ्ते डराएंगे। 1 तारीख को हुआ था ईरान का अटैक, 2 हफ्ते हो गए, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए। और डर ये था कि इजराइल जवाब देगा, लेकिन कल रात को हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक कर दिया इजराइल पर, और वहां पर 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, 67 लोग घायल हो गए उस हमले में। तो अब तक वो एक क्लैरिटी नहीं है कि इजराइल किस तरह से जवाब देगा। तो इस वजह से जो हेज फंड्स है, उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस थी तेल की, वो रिकॉर्ड
स्तरों से काटी है। दिसंबर 2016 के बाद से रिकॉर्ड दर से शॉर्ट पोजीशंस काटी। तो अब ब्रेंट और WTI को मिलाकर जो कंबाइंड लॉन्ग पोजीशंस है वो अब करीब करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। तो ये हेज फंड्स ये मानकर चल रहे हैं कि कभी ना कभी तो इजराइल जवाब देगा, और जब जवाब देगा तो तेल की कीमतों में उछाल आएगा। इस वजह से वो अपने शॉर्ट्स काट रहे हैं और लॉन्ग्स बढ़ा रहे हैं। आने वाले हफ्ते में भी अर्निंग्स वहाँ पे भी तूल पकड़ेंगी, यहाँ पर भी होंगी। गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े नतीजे आएंगे, नेटफ्लिक्स, मॉर्गन स्टैनली, TSMC के नतीजों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर अब जो एनवीडिया के नतीजे आएंगे उस पर शायद एक अनुमान मिल जाए, और जो मैक्रो डेटा आएगा वो तो आएगा ही। मगर फिलहाल चाइना को छोड़कर बाकी का ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है, शायद इससे हमारे बाजारों को थोड़ी राहत मिले। ये लीजिए भाई साहब, ब्यूटीफुली सम अप। पूरा जो वीकेंड पे 2 सरदर्द थे, मोटा मोटी कुछ निकल के नहीं आया, हैंडओवर बढ़िया है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव निकले। ना इसराइल का रिटेलिएशन हुआ है, ना चाइना ने कोई बहुत तगड़ा स्टिमुलस अब तक डोल आउट किया है। हाँ, ये जरूर है कि हॉर्मास की कमेंट्री के बीच में 70 पॉइंट ऊपर वाला गिफ्ट निफ्टी 40-45 हो गया है। कमेंट्री तो अच्छी थी भाइयों, आप लोग ठंडा क्यों कर रहे हो गिफ्ट निफ्टी को?